गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज के क्लास में हम लोग यह अध्ययन करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को किस तरह से संतुलित करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को किस तरह से संतुलित करते हैं। सबसे पहले ये संतुलित क्या है, ये शब्द जो है संतुलित, ये क्या है। संतुलित का मतलब होता है बच्चों, दोनों तरफ दोनों ही पक्ष को बराबर करना। जैसे एक तराजू होता है, तराजू में दो पल्ले हैं, उस दोनों पल्ले को क्या करना है, समतल मिलाना है, एक बराबर मिलाना है। इससे हम लोग कहते हैं संतुलन में। क्या है? संतुलन में। इसी तरह से रासायनिक अभिक्रिया जो है, इस रासायनिक अभिक्रिया में भी दो पक्ष हैं, एक दायां पक्ष और एक बायां पक्ष। जिसे हम लोगों ने LHS और RHS नाम दिया था, LHS और RHS नाम दिया था। और LHS में हम लोग अभिकारक को रखते हैं और RHS में हम लोग उत्पाद को रखते हैं। जब कोई अभिक्रिया होता है, जब कोई अभिक्रिया होता है तो अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है और उत्पाद में जब परिवर्तित होता है तो हम यह पाते हैं कि जो भी तत्व अभिकारक में है, सेम वही तत्व इसमें कन्वर्ट हो गया है, बदल गया है उत्पाद में, लेकिन यौगिक बदला हुआ, लेकिन गुण बदला हुआ है। लेकिन हम लोग देखेंगे तो तत्व बिल्कुल सेम, तत्व बिल्कुल सेम। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग अभी आपको समझने के लिए एक बात कर रहे हैं। ये अभिक्रिया दिया हुआ है जिसमें है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल तीर जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। बच्चों ये तीन चिन्ह जो है, इसके लेफ्ट साइड में हमें मिल जाएगा अभिकारक और राइट साइड में हमें मिल जाएगा उत्पाद। तो यहाँ देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड में जिंक है, तो राइट साइड में भी देख रहे हो इस यौगिक के अंदर में जिंक है, यौगिक के अंदर में जिंक है। इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो राइट में भी हाइड्रोजन है। ओके, इसके लेफ्ट में एक सल्फर हमें दिख रहा है, तो राइट में यहाँ देखिए जिंक सल्फेट के अंदर भी सल्फर है। और यहाँ लेफ्ट में ऑक्सीजन भी है, तो राइट में हम लोग देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन। कोई भी ऐसा तत्व हमें देखने को नहीं मिला है जो लेफ्ट में है और राइट में नहीं है, लेफ्ट में है और राइट में नहीं है, या फिर ऐसा नहीं है कि राइट में नहीं है और वो लेफ्ट में है। मतलब जो भी तत्व हमें लेफ्ट में देखने को मिल रहा है वो सब के सब राइट में किसी न किसी और अवस्था में, किसी न किसी और यौगिक के साथ उपस्थित है। तो इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जो है, रासायनिक अभिक्रिया जो है उसको हम लोग समीकरण के रूप में प्रदर्शित किए। रासायनिक अभिक्रिया को लिख करके निरूपित करना, रिप्रेजेंट करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। और इस समीकरण को हमें क्या करना है, संतुलित करना है। तो सबसे पहले चलिए एक संतुलित का परिभाषा देखते हैं। वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रत्येक परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, प्रत्येक परमाणु की संख्या बराबर होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। बहुत ही सरल भाषा में रासायनिक समीकरण के संतुलन की परिभाषा दिया गया है कि ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक या प्रतिफल, अभिकारक
या प्रतिफल, जिसको हम लोग उत्पाद कहेंगे, उसके प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या अगर बराबर हो जाए, सपोज कीजिए कि मान लेते हैं कि अगर हमारे लेफ्ट में 3 हाइड्रोजन है, तो हमारे राइट में भी क्या मिलना चाहिए? 3 ही हाइड्रोजन मिलना चाहिए। लेफ्ट में समझिए कि 2 जिंक है, तो राइट में भी हमें क्या मिलना चाहिए? 2 जिंक परमाणु मिलना चाहिए। इस तरह से कोई भी तत्व अगर लेफ्ट में जितना रहेगा, राइट में भी हमें उतना ही करना है। राइट में भी हमें उतना ही करना है। और या अगर उतना है, तो ऐसे समीकरण को हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ओके, संतुलित करने के लिए हमें किसी संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, किसी संख्या से हमें गुणा करना पड़ता है। वो संख्या अगर हम लोग जो एक विशिष्ट संख्या जिसे हम लोग ढूंढ करके लाएंगे खुद से और वहां पर सेट करेंगे, जिससे रासायनिक समीकरण जो है वो संतुलित हो जाएगा। एक स्केलेटन समीकरण दिया हुआ है, एक ढांचा वाला समीकरण दिया हुआ है। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल तीर जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, इसे सूत्र में लिख लिया गया। जिंक के लिए Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल के लिए H2SO4 और जिंक सल्फेट के लिए ZnSO4, साथ में हाइड्रोजन के लिए हम लोगों ने H2 लिखा। अब इस समीकरण को अगर हम लोग देखते हैं, तो इसके लिए हम लोग पहले एक तालिका बना लेंगे, पहले एक चार्ट बना लेंगे। उस चार्ट में सबसे पहले हम लोग तत्व को लिखेंगे। सबसे पहले किसको लिखेंगे? तत्व को। तो हम लोग इसमें देख पा रहे हैं कि कौन कौन सा तत्व इस समीकरण में शामिल है, कौन कौन से तत्व इस समीकरण में शामिल है। तो हमें जिंक देखने को मिला, हाइड्रोजन देखने को मिला, सल्फर और ऑक्सीजन। इस चारों तत्व को हम लोगों ने क्या किया? पंक्तिबद्ध क्रम में इसको लिखा, पंक्तिबद्ध क्रम में इसको लिखा, ताकि हमें पता चल जाए कि कौन कौन सा तत्व उपस्थित है। कोई ऐसा तो तत्व नहीं है जो हमसे छूट गया। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? पंक्तिबद्ध तरीके से लिख लेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि लेफ्ट साइड में प्रत्येक तत्व की संख्या, परमाणुओं की संख्या कितना है, और राइट में उत्पाद में परमाणुओं की संख्या कितना है। जैसे हम लोग इसमें लेफ्ट में जिंक को देख पा रहे हैं, तो जिंक कितना है? 1। यहाँ जिंक कितना है? 1। और राइट में जिंक कितना है? तो यहाँ भी जिंक कितना दिख रहा है? 1। जैसे कोई भी तत्व होगा, ध्यान से सुनो, जैसे कोई तत्व सपोज कीजिए, मान लीजिए कि X है, और यहाँ पर जो नंबर लिखा रहेगा, मान लेते हैं कि नंबर 3 है, तो यहाँ X परमाणु कितना हो जाएगा? 3। X परमाणु कितना हो जाएगा? 3। इस तरह से हम लोग ढूंढते हैं। तो यहाँ Zn के सामने कितना है? कुछ नहीं है, तो 1, तो जिंक 1 है। इस तरफ जिंक कितना है राइट में? तो अभी भी जिंक 1 है। लेफ्ट में हाइड्रोजन कितना है? तो हाइड्रोजन 2 है। राइट में हाइड्रोजन कितना है? तो 2 है। लेफ्ट में सल्फर कितना है? तो 1 है। राइट में सल्फर कितना है? तो राइट में सल्फर कितना है? राइट में भी सल्फर 1 ही है। और लेफ्ट में ऑक्सीजन कितना है? 4। राइट में ऑक्सीजन कितना है? 4। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि दोनों ही पक्ष में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर है। प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर है। दोनों ही पक्ष में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या यदि बराबर हो जाए, तो हम लोग ऐसे समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण नाम देंगे।
चलिए हम सब बच्चे सब लोग मिल करके एक रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का कोशिश करते हैं। जैसे एक समीकरण देख लीजिए, दिया हुआ हो Fe प्लस H2O gives Fe 3O4 प्लस H2। ये समीकरण दिया गया है। सबसे पहले चेक करिए कि क्या यह संतुलित है। चलिए सब लोग पहले इसको संतुलित है या नहीं इसे चेक करके बताएं। संतुलित होने के लिए दोनों ही पक्ष में, दायां पक्ष और बायां पक्ष में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या हमें बराबर मिलना चाहिए। चेक करें बराबर है या नहीं, अभिक्रिया संतुलित है या नहीं। तो चलिए हम लोग संतुलित है या नहीं इसके लिए दो पक्ष बना लेते हैं। ओके, दो पक्ष बना लिए। चलिए दो पक्ष बन गया। सबसे पहले इस वाले में लिखते हैं तत्व, इसमें लिखते हैं अभिकारक, इसमें लिखते हैं प्रतिफल या उत्पाद। कौन कौन से तत्व है? यहाँ मिल जाएगा हमें Fe, आयरन जिसे हम लोग लोहा नाम देंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अभिकारक में हाइड्रोजन या फिर सबसे पहले आयरन की संख्या कितना है? तो 1। उत्पाद में कितना है? तो 3। हाइड्रोजन की बात करें तो अभिकारक में कितना है? 2। उत्पाद में कितना है? 2। ऑक्सीजन की बात करें तो अभिकारक में कितना है? 1। उत्पाद में कितना है? 4। तो क्या यह अभिक्रिया संतुलित है? अभिक्रिया संतुलित नहीं है। अभिक्रिया संतुलित नहीं है, तो हमें इस अभिक्रिया को क्या करना पड़ेगा? संतुलित करना पड़ेगा। हमें इस अभिक्रिया को क्या करना पड़ेगा? संतुलित करना पड़ेगा। तो संतुलित करने के लिए बच्चों हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। चलिए हम लोग एक साधारण सा एक उदाहरण लेकर के देखते हैं कि आखिर संतुलित करने के लिए हम लोग किन किन बातों पर ध्यान रखें। जैसे हमारे पास दिया गया है H2O। H2O, तो यहाँ पर H का परमाणु कितना है? तो H का परमाणु कितना है? 2। और O का परमाणु कितना है? O के सामने कुछ नहीं लिखा गया तो कितना है? 1। O कितना है? 1। अब जैसे ही हमें परमाणुओं की संख्या बढ़ाना पड़ता है, परमाणुओं की संख्या
बढ़ाना पड़ता है। जैसे ही हमें परमाणुओं की संख्या बढ़ाना होगा तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ गुना का सहारा लेंगे, सिर्फ और सिर्फ गुना का सहारा लेंगे, मल्टीप्लाई का सहारा लेंगे। ओके, तो जब भी हमें संख्या बढ़ाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे उसे ध्यान से देखें। जैसे हमारे पास क्या था, H2O, तो इस H2O के किनारे हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स बना देंगे। H2O के किनारे क्या करेंगे, एक बॉक्स बना देंगे, और इस बॉक्स के अंदर हम लोग कुछ भी नहीं लिखेंगे। इस बॉक्स के अंदर हम लोग कुछ भी नहीं लिखेंगे। इस बॉक्स के अंदर हम लोग कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो संख्या बढ़ाएंगे कैसे, इसका संख्या बढ़ाया जाता है गुना करके। गुना हम लोग हमेशा सामने नंबर रख करके करेंगे। गुना हम लोग कहाँ रख के करेंगे नंबर को, सिर्फ और सिर्फ सामने, पीछे नंबर नहीं रखा जाएगा, ऊपर नहीं रखा जा सकता है, नीचे नहीं रखा जा सकता। ओके, संख्या बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। सपोज कीजिए कि हमें इसको हाइड्रोजन को 4 करना है, तो ये H2O है, H2O है। इस H2O के आगे हम पहले क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। इस H2O के आगे क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे। और यदि हमें हाइड्रोजन का संख्या 4 करना है तो हम सामने 2 रख करके मल्टीप्लाई करें। सामने क्या करेंगे, 2 रख करके मल्टीप्लाई करें। तो ऐसा करने से अगर यहाँ हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो जो हाइड्रोजन है इसका संख्या कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, कितना हो जाएगा, 4। बदले में ना चाहते हुए भी हम लोगों ने ऑक्सीजन का संख्या बढ़ा दिया। जो पहले कितना था, 1, वो अब कितना हो गया, 1 × 2, कितना हो जाएगा, 2। तो जब कभी भी हम लोग किसी एक तत्व की संख्या बढ़ाना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली वो दूसरा तीसरा तत्व का संख्या भी क्या होगा, उसी गुणांक से बढ़ जाएगा, उसी गुणांक से बढ़ जाएगा। समझ में आई बात। चलिए देखते हैं कि हमें अगर यहाँ पर H2O लिखा हो, हम लोग इस H2O को सामने 5 से गुना कर दिया। क्या किया, सामने 5 से गुना कर दिया। हमें संख्या बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। और गुना हम लोग हमेशा सामने नंबर रख करके करते हैं। तो कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन 5 से गुना करने पर हाइड्रोजन की संख्या कितना हो गया, बताइए जल्दी। हाइड्रोजन का संख्या हो गया 10। हाइड्रोजन कितना हो गया, 10। और ऑक्सीजन कितना हो गया, 1 × 5। 1 × 5 मतलब 5। इस तरह से क्लियर है। अब जो हमें यौगिक दिया गया था या फिर जो समीकरण दिया गया था, हमने अपन के क्या करना है, उसे संतुलित करना है। जैसे Fe प्लस H2O 3 Fa3O4 प्लस H2। हमें क्या करना है, सभी के सामने पहले एक बॉक्स बना देना है। सभी के सामने क्या करना है, एक बॉक्स बना देना है। अब हम लोग क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। अब क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। जैसे यहाँ पर Fe का संख्या कितना है, 3। यहाँ पर Fe का संख्या कितना है, 1। मतलब दाएं पक्ष में RHS में Fe का संख्या 3 है और LHS में Fe का संख्या 1 है। तो 1 को 3 कैसे किया जाए बताइए।
सिर्फ और सिर्फ गुना का सहारा लेना है। 1 को 3 कैसे किया जाए, तो 3 से गुना करके। चलिए सामने हम लोगों ने 3 से गुना किया, सामने कैसे 3 से गुना किया। जैसे ही हम लोग एफी को यहाँ पर 3 बनाया एलएचएस में, तो आरएचएस में भी क्या है 3। इस तरह से हम लोग ये देख पा रहे हैं कि आरएचएस में एच कितना है, तो एलएचएस में एच कितना है, तो ये तो खुद ब खुद संतुलित है। तो हम लोग क्या करेंगे, ओ को देखेंगे, ओ आरएचएस में कितना है 4, एलएचएस में कितना है केवल 1। तो चलिए ओ को देखते हैं। ओ जो है ये हमारे पास एलएचएस है और ये क्या है आरएचएस है। यदि हम लोग एलएचएस में H2O के सामने 4 से रख करके गुना कर देते हैं, 4 से गुना कर लेते हैं, 4 से गुना करते हैं, तो O कितना हो जाएगा 4। और आरएचएस में हम लोगों ने कुछ नहीं किया, तो ये अपने आप 4 है। देखिए एपी भी संतुलित हो गया और O भी संतुलित हो गया। अब तक हम लोग देख रहे हैं कि एलएचएस में Fe का संख्या 3 है, आरएचएस में भी Fe का संख्या 3 है। एलएचएस में O का संख्या H2O में 4 से गुना करने पर O की संख्या 4 हो गया है और आरएचएस में भी O का संख्या 4 ही है, ऑक्सीजन का संख्या 4। अब एलएचएस में हाइड्रोजन का संख्या देखें, एलएचएस में हाइड्रोजन कितना हो गया 8, 4 दूना 8 और आरएचएस में हाइड्रोजन कितना है 2, तो 2 को 8 कैसे बनाया जाए 4 से गुना करके। तो वो आरएचएस में भी H का संख्या कितना हो गया 8 हो गया। तो इस तरह से हम लोग एलएचएस और आरएचएस दोनों ही पक्ष में तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर कर दी, तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर कर दी। जब तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि जो रासायनिक समीकरण है वो क्या हो गया संतुलित हो गया। एक बार जब हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित कर ले तो ये जो बॉक्स हम लोगों ने बनाया था इस बॉक्स को हटा देते हैं, तो हो जाएगा 3 Fe प्लस 4 H2O 3 Fe 3 O4 प्लस 4 H2। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखा। इस संतुलीकरण के करते समय, रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय हम लोगों ने एक विशेष नंबर को खुद से सोचा और उसे गुना किया, उसी संख्या से गुना किया। तो खुद से सोच करके उसी संख्या से गुना करने के क्रम को हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। क्या नाम देते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड। जब भी रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित कर ले, जब भी हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित कर ले तो उस रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के बाद हम लोग उसके भौतिक अवस्था को भी जहां तक हो लिख सकते हैं या निरूपित करते हैं, दर्शाते हैं। जैसे अगर कोई तत्व या यौगिक ठोस अवस्था में है तो उसके बगल में हम लोग दाएं तरफ
क्या लिख देंगे, एस लिख देंगे। एस का मतलब हो गया सॉलिड, एस का मतलब क्या हो गया, सॉलिड। अगर कोई गैस अवस्था में है, अगर कोई गैस अवस्था में है तो उसके दाहिने तरफ क्या लिख देंगे, जी लिख देंगे। जी का मतलब हो गया गैस। अगर कोई द्रव अवस्था में है तो उसके दाहिने तरफ हम लोग लिख देंगे एल, एल का मतलब हो गया लिक्विड। और अगर कोई जलीय माध्यम में है, जलीय माध्यम में किया हुआ अभिक्रिया है तो उसके दाहिने तरफ हम लोग एक्यू लिखते हैं। एक्यू का मतलब एक्वस, एक्वस मतलब जलीय। इस तरह से Fe जो कि संतुलित किया गया यह समीकरण है, उसमें ठोस अवस्था में पाया जाता है इसलिए एस लिख दिया गया। इस अभिक्रिया के अंदर, इस अभिक्रिया के अंदर जल जो है वो गैस अवस्था में है, भाप की अवस्था में, इसलिए क्या लिखा गया, जी लिखा गया। अगर नॉर्मल होता तो जल कैसा होता है, द्रव में होता है, एल लिखा जाता है। लेकिन इस अभिक्रिया के अंदर ये दिखाया गया कि जल किस अवस्था में है, भाप की अवस्था में। जल किस अवस्था में है, भाप। अब भाप कैसा होता है, गैस। इसी तरह से Fe3O4 ठोस अवस्था में है तो S लिखा गया, और हाइड्रोजन गैस अवस्था में है तो G लिखा गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पर कि हम लोग जल को जो समझ रहे थे कि द्रव अवस्था में है, लेकिन जल द्रव अवस्था में होता जरूर है, लेकिन इस अभिक्रिया को कराने के लिए आपको जल को भाप की अवस्था में लेना पड़ेगा, जल को भाप की अवस्था में लेना पड़ेगा। सभी बच्चे क्लास को रेगुलर फॉलो करें, प्रतिदिन फॉलो करें, इसका प्रॉपर नोट्स बनाएं, अपने हाथों से नोट्स बनाएं, उस नोट्स को समय समय पर दोहराए, रिवीजन करें। इससे आपको रसायन विज्ञान जैसे कठिन विषय को समझने में काफी आसानी होगी। जब तक आप रसायन विज्ञान को अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक ये विषय बहुत ही कठिन लगेगा आपको। लेकिन जैसे ही हम लोग चीजों को समझना शुरू कर देंगे, यह सब्जेक्ट बहुत ही आसान बन जाता है, यह सब्जेक्ट बहुत ही आसान बन जाता है। तो सबसे पहले लेक्चर को रेगुलर फॉलो करें, नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने के बाद आपके पास जो भी बुक है उस बुक को अध्ययन करें, आपको डेफिनेटली वो बुक आसानी से समझ में आएगा। लेकिन लेक्चर को रेगुलर फॉलो करते रहें। ओके, सभी बच्चे इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि इस कोर्स के अंदर हम लोग पूरी तरह से क्लास 10th को पढ़ने वाले हैं, क्लास 10th को पढ़ने वाले हैं, वो भी पूरी तरह से जैसे हम लोग ऑफलाइन क्लास में प्रत्येक दिन पढ़ते हैं होमवर्क के साथ, उस तरह से हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि अगर कोई अभिक्रिया हो तो कोई जरूरी नहीं है कि उसके भौतिक अवस्था को शामिल किया ही जाए। प्रत्येक अभिक्रिया में हम लोग भौतिक अवस्था को शामिल नहीं करते। अगर दिखाना हो तो कर देते हैं, अगर उसकी जरूरत नहीं हो तो नहीं करते। ऐसा कंपलसरी नहीं है, ये एकदम दिमाग में बैठा करके नहीं रख लेना है कि हमें उसकी भौतिक अवस्था को लिखना ही है। अगर तुम्हें उस भौतिक अवस्था की जानकारी है तो लिख सकते हैं, और नहीं जानकारी है तो उसे स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। हर समीकरण में भौतिक अवस्था को शामिल करना जरूरी नहीं है। कभी कभी जब अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है
तो तीर चिन्ह के ऊपर कुछ विशेष परिस्थितियां को भी इंकित किया जाता है, दर्शाया जाता है। जैसे वो अभिक्रिया कितने ताप पर किया गया है, वो अभिक्रिया कितने ताप पर किया गया है, उस ताप को हम लोग तीर के ऊपर लिख सकते हैं। क्या उस अभिक्रिया को कराने के लिए कोई दाब की आवश्यकता पड़ा है, कोई प्रेशर की आवश्यकता हुआ है? अगर जितने प्रेशर पर वो अभिक्रिया हुआ है, उस प्रेशर को भी, दाब को भी तीर चिन्ह के ऊपर लिखा जा सकता है। यह अभिक्रिया किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में हुआ है तो उसको भी लिखा जा सकता है। यह उत्प्रेरक क्या है? उत्प्रेरक तत्व या यौगिक दोनों हो सकता है, तत्व या यौगिक दोनों हो सकता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया, उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया को तीव्र या मंद किया जा सकता है। जैसे कोई अभिक्रिया स्लो चल रहा है, धीमा गति से चल रहा है, धीमी गति से चल रहा है, तो हम लोग उसे तीव्र कर सकते हैं। किसकी उपस्थिति में? उत्प्रेरक की उपस्थिति में। या फिर कोई अभिक्रिया बहुत तीव्र चल रहा है तो हम लोग उसे मंद भी कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो अभिक्रिया को क्या करता है? कंट्रोल करता है। अभिक्रिया को क्या करता है? कंट्रोल करता है। जैसे कोई तेज अभिक्रिया चल रहा है तो उसे मंद कर सकता है, कोई मंद है तो उसको तीव्र कर सकता है, इस तरह से। तो अभिक्रिया में जो तीर चिन्ह दिया गया है, रासायनिक अभिक्रिया का जो तीर चिन्ह दिया गया है, उस समीकरण के तीर चिन्ह पर हम लोग ताप, ताप, उत्प्रेरक को लिख सकते हैं। टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालिस्ट वगैरह ये सब इंकित किया जा सकता है, दर्शाया जा सकता है। जैसे एक अभिक्रिया दिया गया है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि गैस अवस्था में है, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है और क्या बना लेता है? मिथेनॉल बनाता है। क्या बनाता है? मिथेनॉल बनाता है। मिथेनॉल बनाता है। और मिथेनॉल कैसा है? द्रव अवस्था में। तो मिथेनॉल के राइट साइड में हम लोगों ने L लिख दिया, हाइड्रोजन के राइट साइड में G लिख दिया, CO के राइट साइड में G लिख दिया। कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको क्या पढ़ते हैं? CO को कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके मेथनॉल बनाता है और यह अभिक्रिया 340 एटीएम दाब पर किया जाता है। 340 एटीएम दाब पर किया जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर इस अभिक्रिया में तीर चिन्ह के ऊपर दाब को लिखा, तीर चिन्ह के ऊपर दाब को लिखा। दूसरा अभिक्रिया दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है और ग्लूकोज बनाता है। जल के साथ अभिक्रिया करके ग्लूकोज बनाता है, साथ में ऑक्सीजन गैस भी देता है और जल का निर्माण करता है। तो ग्लूकोज का सूत्र हो गया C6H12O6। ग्लूकोज यहाँ जलीय माध्यम में मिल रहा है तो हम लोग AQ लिखे। ऑक्सीजन भी जलीय माध्यम में मिल रहा है तो AQ लिखे। H2O द्रव अवस्था में मिल रहा है तो L लिख देते हैं। और CO2 भी जलीय माध्यम में है तो AQ लिख दिए। अभिक्रिया पूरी तरह से संतुलित है और यह अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश में किया गया है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में किया गया है। तो तीर चिन्ह के ऊपर हम लोग ये इंफॉर्मेशन को लिख सकते हैं। चलिए, तो 3 होमवर्क है आपके लिए, जैसे आपको कंप्लीट करना है, संतुलित करना है। यहाँ पर 3 अभिक्रिया दिया गया है, इस तीनों अभिक्रिया को आप पहले लिखें और उसे एक एक करके संतुलित करें। ओके, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें
अपने अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि वो सब भी इसका फायदा उठा सके और घर बैठे बैठे आप बेहतर तरीके से अपने एग्जाम का बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। यह कोर्स इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है कि पूर्ण रूप से एनसीईआरटी पुस्तक के ऊपर आधारित है। यह कोर्स पूर्ण रूप से एनसीईआरटी पुस्तक के ऊपर आधारित है। इस कोर्स को पूरा पढ़ने के बाद आप अपने आप को बहुत ही नॉलेजफुल कंपेयर करेंगे अदर पर्सन से। तो चलिए आज से क्लास यहीं पर रोका जाता है। ओके, थैंक यू।